Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT of Hindi, Malhar. So we have already started chapter number 11, चेतक की वीरता. इस पोयम को हमने अच्छे से रीड किया था, इसकी प्रसंग सहित व्याख्या देखी थी सभी पैराग्राफ्स की. Now this is the last part of this chapter in which we are going to finish the exercise of this chapter. So let us just move ahead and see what is there in the exercise. But before that, if you haven't watched all the previous videos, please go through the links given in the description box. तो सबसे पहले है पार्ट से मेरी समझ में. अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करेंगे. आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी. कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर करने हैं और जो सही आंसर है उस पर स्टार मार्क करना है. और दूसरा यहाँ दिया है, जो भी ऑप्शन आप चुनेंगे उसका कारण क्या है वो भी बताना है. तो जैसे पहला क्वेश्चन है, चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था? चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था. चेतक शत्रु की सेना को चारों ओर से घेर कर उस पर टूट पड़ता था. चेतक हाथियों के दल के समान बादल के रूप में शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था. चेतक नदी की उफान के समान शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था. तो इसका आंसर है सेकंड वाला. इसका कारण क्या है? चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था. इसको इसलिए चुना है क्योंकि कविता में चेतक के शत्रुओं पर इसी प्रकार टूटने का वर्णन किया गया है. फिर है, लेकर सवार उड़ जाता था. इस पंक्ति में सवार किसके लिए आया है? चेतक, महाराणा प्रताप, कवि या शत्रु? महाराणा प्रताप के लिए. क्यों? क्योंकि चेतक अपने सवार यानी महाराणा प्रताप को लेकर उड़ जाता था, ऐसा हमें कविता में दिया गया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इस पंक्तियों पर चर्चा. पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं. हमें उन पंक्तियों को पढ़ना है, समझना है, विचार करना है और उसका जो अर्थ आपको समझ में आया है कक्षा में आपको विचार करना है और अपनी पुस्तिका, लेखक पुस्तिका में भी लिखना है. जैसे पहला दिया है, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में. इसका क्या मतलब था? सो इस पंक्ति में महाराणा प्रताप के घोड़े, जो कि चेतक के बारे में यहाँ पर बात की गई है, उसके निर्भीक और फुर्तीला होने का वर्णन किया गया है. चेतक महाराणा प्रताप को लेकर ढालों के मध्य से निडर होकर तलवारों और खड़गों से तेज गति से दौड़ता हुआ सभी बाधाओं से उन्हें बचाता है. वो युद्ध के मैदान में ना भाल देखता है, ना हमने देखा था कि तलवारें देखता है, और सीधा बीच में बिल्कुल निडरता से आगे जाता है और महाराणा प्रताप को उन सभी मुश्किलों से आगे बचाकर ले जाता है. नेक्स्ट है, भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग. इसका मतलब है कि चेतक की बुद्धिमानी, वीरता और फुर्तीलेपन के कारण क्या हुआ कि शत्रु सेना पर ऐसा प्रभाव पड़ता था कि उनके भाले, तलवार और तरकश मैंने आपको बताया था जिसमें हम तीर रखते हैं अपने, है ना, आदि सब धरे रह जाते थे, जमीन पे गिर जाते थे. और उसकी जो टाप है, टाप क्या होता है? पैर होते हैं जो घोड़े के, उससे जो प्रहार होता था, चोट पहुंचती थी दुश्मन के अंगों पे, इस वजह से दुश्मन के अंग शत विक्षत हो जाते थे, मतलब छिन्न भिन्न हो जाते थे. तो ये इन दोनों पंक्तियों का अर्थ है. अगला है, मिलान करना है हमें. कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं. हमें अपने समूह में इन पर चर्चा करनी है और इन्हें सही भावार्थ से हमें मैच करना है. इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं. चलिए एक एक करके देखते हैं. जैसे पहला है, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था. इसका मतलब क्या है? हवा से तेज दौड़ने वाला चेतक ऐसे दौड़ लगा रहा था मानो हवा और चेतक में प्रतियोगिता हो रही हो, कंपटीशन चल रहा हो. दूसरा है, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था. इसका मतलब है कि शत्रुओं के सिर के ऊपर से होता हुआ एक छोर से दूसरे छोर पर ऐसे दौड़ता था चेतक जैसे मान लो कि वो आसमान में दौड़ रहा हो, धरती पर नहीं ऊपर दौड़ रहा हो. जो तनिक हवा से बाघ हीली लेकर सवार उड़ जाता था. तो हमने देखा था इसका अर्थ है चेतक की फुर्ती ऐसी थी कि लगाम के थोड़ा सा ही हिलते ही, चाहे हवा से ही क्यों ना लगाम हिल रहा हो, वह सरपट हवा में उड़ने लगता था, यानी बहुत फुर्ती के साथ आगे बढ़ने लगता था. फिर है, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था. इसका अर्थ हमने देखा था कि जो महाराणा प्रताप है उनकी पूरी निगाह मुड़ती भी नहीं है कि उनको किस ओर जाना है. इतनी देर में तो चेतक मुड़ जाता है और वह उनका भाव समझ जाता है कि महाराणा प्रताप किस तरफ जाना चाहते हैं. चेतक उनसे पहले ही उधर मुड़ जाता है. फिर है, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया. अरि मतलब मैंने लास्ट सेशन में बताया था, लास्ट पार्ट में. आप बताइए क्या होता है अरि का मतलब कमेंट सेक्शन में. जिसका अर्थ है शत्रु की सेना पर भयानक वज्रमय बादल बनकर टूट पड़ता और शत्रुओं को नाश कर देता था चेतक.
ठीक है, तो ये इसके भावार्थ हो गए। नेक्स्ट है शीर्षक। ये कविता हल्दी घाटी, हल्दी घाटी एक युद्ध है जो आप हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे। सो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसके ऊपर ये कविता संग्रह है ना। सो ये कविता हल्दी घाटी शीर्षक काव्य कृति का एक अंश है। हमने देखा था कवि के परिचय में। सो यहाँ इसका शीर्षक दिया हुआ है चेतक की वीरता। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों देना चाहेंगे, कारण भी बताना है। तो इसका उत्तर मैं बता रही हूँ, आपको क्या लगता है वो आप बता सकते हैं। जैसे इसका शीर्षक चेतक की वीरता सटीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इस अंश में चेतक के शौर्य, फुर्तीलेपन और समझदारी का वर्णन किया गया है। फिर भी अगर यदि और कोई शीर्षक देना हो तो वह भी चेतक के बिना अधूरा होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक शीर्षक दिया है महाराणा प्रताप और चेतक, इस शीर्षक का स्थान ले सकता है जो हमारा दिया गया है चेतक की वीरता। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। आप कुछ नया शीर्षक ढूंढ के और वो लिख सकते हैं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। राइट नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं कविता की रचना। जैसे यहाँ कुछ लाइनें हैं, देखिए। चेतक बन गया निराला था, पड़ गया हवा को पाला था, राणा प्रताप का कोड़ा था या आसमान पर घोड़ा था। इसमें देखो निराला, पाला, कोड़ा, घोड़ा ये मैच हो रहे हैं ना। सो रेखांकित शब्दों जिनके नीचे लाइन है उन पर ध्यान दीजिए। ये शब्द बोलने लिखने में थोड़े मिलते जुलते हैं। इस तरह की तुकांत शैली प्राय कविता में आती है। तुकांत बोलते हैं इसको, जिसमें तुक मिलते हो, बोलो तो ऐसा लगता है सेम वर्ड्स हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। राइट सो कभी कभी कविता अतुकांत भी होती है। इस कविता में आए तुकांत शब्दों की हमें सूची बनानी है। जैसे निराला, पाला, कोड़ा, घोड़ा, चालो, मालो, ढालो, करवालो, यहाँ वहां, जहां कहां, जहर ठहर, निशंग, अंग, दंग, रंग। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं कविता में, आप देखेंगे एक बार बुक में तो ये शब्द क्या है, तुकांत शैली में यूज हुए हैं। मतलब बोलने में और लिखने में लगभग सेम लग रहे हैं हमें, है ना। नेक्स्ट है शब्द के भीतर शब्द। या आसमान का घोड़ा था, यहाँ जो आसमान शब्द है जिसके नीचे अंडरलाइन है, इसके भीतर बहुत सारे शब्द छुपे हुए हैं। जैसे आस, आस क्या होती है, उम्मीद। समान, ये भी लिखा हुआ है, समान मतलब कोई वस्तु। मान, मान मतलब प्रतिष्ठा। फिर सम मतलब बराबर। आन, नस, जो हमारी नसें होती है शरीर के अंदर उसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। राइट सो ये सारे शब्द इसी में है, आसमान में ही है। अगर आप इनको हाफ या तोड़ कर देखोगे शब्दों को तो ये आते हैं सारे शब्द इसमें, है ना, आसमान में। अब इसी प्रकार कविता में से कोई 5 शब्द हमें चुनने हैं और उनके भीतर कौन कौन से शब्द हैं खोज कर लिखना है। जैसे एक शब्द था चौकड़ी, चौकड़ी में चौक भी आया है और कड़ी भी आया है। ऐसे ही बादल में बाद भी आया है और दल भी आया है। मस्तक में मस्त आया है और तक आया है। दिखलाया में दिख, लाया और आया, तीनों आए हैं। फिर विकराल में कर और कराल, कर मतलब हाथ होता है। तो ये सारे शब्द ऐसे हैं जिसके अंदर हमें बहुत से नए शब्द देखने को मिलते हैं। फिर है पाठ से आगे, आपकी बात। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। ये 2 पंक्तियां हमें दी गई हैं। इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं हमें आंसर करने हैं। जैसे पहला है हवा से लगाम हिली और घोड़ा भाग चला। कविता को प्रभावशाली बनाने में इस तरह के प्रयोग काम आते हैं। कविता में आए ऐसे प्रयोग खोजकर परस्पर बातचीत करनी है। जैसे कविता में हवा से लगाम हिलने की बात है तो इससे कविता और प्रभावशाली बन जाती है। तो कुछ और ऐसे ही प्रयोग जो कविता में हुए हैं वो हमें ढूंढकर लिखने हैं। जैसे राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इसमें पुतली के फिरना मतलब जो आंख के बीच में जो गोल सर्कल है ब्लैक कलर का, वो जब तक नहीं मुड़ता तब तक चेतक मुड़ जाता था। इसमें स्पीड की तुलना की गई है ना। फिर बढ़ते नदसा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। तो ये कुछ लाइनें हैं जो कविता को और भी प्रभावशाली बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहीं भी किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए। इस पर आपको डिस्कशन करना है। क्या युद्ध सही होता है, क्या युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो मेरा आंसर जो मुझे लगता है वो मैं बता रही हूँ, आपको क्या लगता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कोई भी युद्ध चाहे वह वाक युद्ध हो, वाक मतलब जो शब्दों की लड़ाई हो, हम बहस कर रहे हैं वो, या फिर बाण युद्ध हो जो हथियारों से लड़ा जा रहा हो, तीर से लड़ा जा रहा हो, इसका परिणाम विनाश ही होता है। कैसा भी युद्ध हो, किसी भी प्रकार का युद्ध हो, उसका रिजल्ट हमेशा बेकार ही होता है, अच्छा नहीं होता है। हार हो या जीत हो, किसी को कम तो किसी को ज्यादा नुकसान अवश्य होता है। शब्दों में कड़वाहट आती है। समस्याओं को हमें आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, इसीलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द क्या होते हैं। कुछ शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, मतलब वो लिखा तो कुछ और अलग अलग होता है लेकिन उनका अर्थ सेम होता है। जैसे है, अश्व, घोड़ा,
तो ये तीनों ही शब्द घोड़ा शब्द के लिए यूज हुआ है। इन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं, समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसे ही कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें जो शब्द समान नहीं है उन पर हमें सर्कल करना है। जैसे पहला देखिए हवा, हवा को अनल, पवन या बयार, तो पवन और बयार दोनों कहा जाता है, अनल नहीं कहा जाता है, अनल आग के लिए यूज होता है। रण, तुरंग, युद्ध या समर, तो युद्ध और समर तो कहा जाता है, तुरंग नहीं कहा जाता है। आसमान का आकाश, गगन, ये दोनों आसमान के लिए यूज होते हैं, लेकिन नभचर ये नहीं होता, नभचर पक्षी के लिए यूज होता है। फिर है नद, नाद, सरिता या तटनी, नद नदी के लिए यूज होता है, नाद के लिए यूज नहीं होता है। नाद एक बर्तन होता है बड़ा सा सीमेंट का बना हुआ या किसी भी चीज का जिसमें जो जानवर है उनको पानी पिलाने का या चारा देने का काम किया जाता है। देन करवाल, करवाल तलवार, असी शत्रु, तलवार, ये सब इससे मिले हैं। ढाल अलग वर्ड है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। लास्ट में यहाँ पर आज की पहेली बूझो तो जानो, कुछ पहेलियां दी गई हैं, हमें रीड करना है और उनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। जैसे पहला है 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, दिन में जगता रात में सोता यही मेरी पहचान। तो इसका आंसर है जलज। जलज मतलब होता है कमल। तो आप इसको आगे या पीछे कहीं से भी रीड करिए, जलज ही होगा। तो कमल का जो फूल होता है इसको आप 3 अक्षर में जलज लिख सकते हैं, आगे पीछे से सेम होता है, और ये रात में सोता है, मतलब रात में ये बंद हो जाता है और सुबह के समय ये खिलता है। फिर है एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, पकड़ रहा अंबर का छोर। तो इसका आंसर है पतंग। पतंग एक ऐसा पक्षी है जिसके कोई पंख नहीं होते, फिर भी वो आसमान में लंबी डोर के सहारे उड़ रहा होता है ना। तो इसका आंसर हो गया पतंग। फिर है रात में हूँ दिन में नहीं, दिए के नीचे हूँ ऊपर नहीं, बोलो बोलो मैं कौन हूँ, तो अंधेरा। अंधेरा हमें रात में दिखता है, दिन में नहीं होता। दिया जब हम जलाते हैं तो दिए के ऊपर प्रकाश होता है, इसलिए हमें अंधेरा नहीं दिखता, लेकिन दिए का जो बेस है, नीचे का जो एरिया है, वहां पर अंधेरा रहता है। फिर है मुझ में समाया फल फूल और मिठाई, सबके मुंह में आया पानी मेरे भाई। तो देखो ऐसा शब्द ढूंढना है जिसमें फल भी हो, फूल भी और मिठाई भी हो। तो इसका आंसर है गुलाब जामुन। जो गुलाब जामुन मिठाई हम खाते हैं तो उसका नाम तो हो गया गुलाब जामुन, लेकिन देखो इसमें फूल भी है। गुलाब क्या है, एक फूल का नाम है, और जामुन क्या है, एक फल का नाम है, और गुलाब जामुन साथ में बोलो तो एक मिठाई का नाम है ना। फिर है सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं, समंदर है पर पानी नहीं। तो इसका आंसर है मानचित्र। जो हमने मैप देखा था ना सोशल स्टडीज में, तो मैप क्या होता है, उस पे हम सड़क ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो उस पे गाड़ियां नहीं चल रही हो, लेकिन उस पे गाड़ियां नहीं चलती हैं। उसमें हम जंगल दर्शाते हैं कि इस एरिया में जंगल है, लेकिन पेड़ नहीं होता है। शहर हम दिखाते हैं लेकिन घर नहीं होते हैं। समंदर हम दिखाते हैं लेकिन उस समंदर में पानी नहीं होता है। तो ये आंसर्स हो गए। आई होप आपको पहेलियां अच्छी लगी हुई होंगी। आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर से भी। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 11 चेतक की वीरता पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने अभी तक के सभी चैप्टर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये आपकी कंटेंट शीट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 12 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है, जब हम ट्रैवल करते हैं तो उस यात्रा के दौरान जो भी चीजें बीती होती हैं उसको लिखते हैं तो हम कहते हैं यात्रा वृत्तांत। ये रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।